आज हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते क्या हैं। बेसिकली आपको इनहिबिटर्स से तो पता चल रहा है कि ये किसी चीज को, इनहिबिटर्स का मतलब है कि ये किसी कोई ना कोई चीज ब्लॉक हो रही है, कोई ना कोई चीज इनहिबिट हो रही है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से आपको पता चल रहा है कि जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो रही है। ठीक हो गया। जैसे हमने पिछले चैप्टर में सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े कि सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की डेथ काज करवा रहे थे, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टंट या इनहिबिट कर रहे थे। इसी तरह ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ये जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए या प्रोटीन कॉपीज बन रही होती हैं राइबोसोम्स के थ्रू, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग इनहिबिट कर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चे, रिकॉर्डिंग मैं साथ साथ मैंने लगा दी है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं, इनका बेसिक टारगेट क्या होता है, ये करती क्या है। बेसिकली तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी होती है। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हम पढ़ेंगे, ज्यादातर वो ग्रोथ को इनहिबिट करवाएंगे, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे। हाँ, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करवा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये रेप्लिकेटिव फेज जो बैक्टीरिया की होती है उसके ऊपर जाके ये ड्रग्स काम करती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की जब सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं तो फिर ये ओवरऑल पूरे बैक्टीरिया को किल नहीं करती। हाँ, उसकी ग्रोथ जहाँ पे वो ग्रोथ जितनी उसकी ग्रोथ होती है वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब ग्रोथ रुक जाएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रही है वो बढ़ेगी नहीं, और वहीं पे ही जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये सिंपल था। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास बैक्टीरिया, आप समझे कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के राइबोसोम्स और मेमिलियन मतलब ह्यूमंस के राइबोसोम्स में फर्क है। ठीक है। जो बैक्टीरिया राइबोसोम्स होते हैं वो उनके अंदर 30 सब यूनिट्स और 50 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप साथ साथ लिख लेना कि बैक्टीरिया राइबोसोम्स में 30 एंड 50 सब यूनिट्स होते हैं, जबकि जो मेमिलियन राइबोसोम्स होते हैं उनमें 40 सब यूनिट्स और 60 सब यूनिट्स होते हैं। तो ये कोई एमसीक्यूज में नहीं आता, बट आपको जनरली जो है वाइवा के लिहाज से पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं वो मेमिलियन राइबोसोम्स से डिफर होते हैं। ठीक हो गया। कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स में 30s और 50s सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स, क्योंकि ह्यूमंस में भी राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो वहां पे जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं वो 40 और 60 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है। जनरली वो कहते हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं ये सिलेक्टिव होते हैं। ये सिलेक्टिवली हम जो टेट्रासाइक्लिन या आगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या क्लोरामफेनिकल या फिर कीटोलिड्स या मैक्रोलिड्स देते हैं या टीजीसाइक्लिन देते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये स्पेसिफिकली जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे जाके अटैक करती हैं। ठीक है। ये नहीं करती कि ह्यूमंस के राइबोसोम को भी जाके वहां पे भी बाइंडिंग कर दें, और अगर वहां पे बाइंडिंग करेंगी तो ये ह्यूमन के नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। बट हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म इस तरह का बनाया है कि ये राइबोसोम जो बैक्टीरिया राइबोसोमल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, ये जस्ट बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे जाके जो है वो एक्ट करती हैं, उनके सब यूनिट 30 सब यूनिट पे या फिर जो 50 सब यूनिट होता है उस पे जाके बाइंड करती हैं, और वहां पे बाइंड करके ये अपनी बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटीज को शो करती हैं। ठीक हो गया। बट वो कहते हैं कि हाउएवर अगर हम कुछ ड्रग्स ऐसी हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई कर दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर क्लोरमफेनिकल या फिर टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं, अगर इनकी डोज को बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत टाइम के लिए इनको दिया जाए तो क्या हो सकता है कि हाई डोजिंग की वजह से जो जो स्पेसिफिसिटी होती है इन ड्रग्स की कि ये जस्ट बैक्टीरिया राइबोसोम पे जाके अटैच होंगी, वो इनकी स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाती है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो हमारे पास ह्यूमंस के राइबोसोम्स होते हैं वहां पे भी जाके बाइंड करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। और वहां पे अगर बाइंड करेंगी तो फिर इंट्रैक्शंस आएंगी, फिर क्या होगा कि जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो भी इनहिबिट होंगे, और क्या होगा कि टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से कहते हैं कि इनकी थोड़ी सी डोज एडजस्टमेंट करनी चाहिए इन ड्रग्स की। और दूसरा ये है कि ये वैसे तो स्पेसिफिक साइट जो इनकी वैसे तो ये स्पेसिफिक साइट पे जाके ही बाइंड करती हैं, ऐसा नहीं होता कि ये मेमिलियन राइबोसोम्स पे जाके बाइंड करती हैं, बट इफ देयर कंसंट्रेशन विल बी हाई, अगर इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो देयर विल बी चांसेस
स्पीसीज के वो जाके मेमिलियन राइबोसोम्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, बिकॉज इनके स्ट्रक्चर मिलते जुलते होते हैं ना। ह्यूमन जो राइबोसोम है और जो बैक्टीरिया राइबोसोम है उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, ठीक है। और अगर हाई डोजेस दे देंगे तो वो रिजेंबलेंस में क्या होगा कि वो ड्रग जो है वो तो यही समझेगी कि जो मेमिलियन राइबोसोम्स हैं वो ही उसका टारगेट है, वहां पे जाके बाइंड करेगी तो जो एक्शन है वो नहीं सही आएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी, इंस्टेड जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगी। ये एक सिंपल सा मैंने आपको थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस का ओवरव्यू दिया है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते क्या हैं, और बेसिकली जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उनका टारगेट क्या होता है, वो वह जो बैक्टीरिया राइबोसोम्स होते हैं किस किस राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती हैं, ठीक है। 30 और 50 राइबोसोमल सब यूनिट्स पे बाइंड करती हैं, ये सिंपल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले थोड़ी सी जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास देखें, एक मैंने आपको बताया कि सब यूनिट होता है 30 सब यूनिट, और एक मैंने आपको बताया 50 सब यूनिट। तो ये जो 30 सब यूनिट होते हैं मतलब कोई भी ड्रग है वो जब बॉडी के अंदर जाएगी, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, जितनी भी क्लासेस की ड्रग्स हैं, जैसे जो टेट्रासाइक्लिन क्लास है, अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास है, मैक्रोलिड कीटोलिड क्लास है या क्लोरमफेनिकल क्लास है, तो स्पेसिफिकली ये ड्रग्स कौन से सब यूनिट पे जाके बाइंड करेंगी, बैक्टीरियल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये 30 एस सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करती है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी 30 सब यूनिट पे बाइंड करती है, ठीक है। ये आपने याद रखना, वाइवा में ये वो पूछते हैं कि 30 पे कौन सी ड्रग्स बाइंड करती हैं और 50 एस पे कौन सी बाइंड करती हैं। और 50 एस पे जो है वो हमारे पास मैक्रोलिड और कीटोलिड और क्लोरमफेनिकल अदर भी, जिसमें अदर में क्लिंडामाइसिन आ जाती है, ठीक है। क्लिंडामाइसिन भी बेसिकली इसके अंदर आ जाती है, और क्लिंडामाइसिन जो है वो भी जो है 50 सब यूनिट पे जाके ड्रग बाइंड करती है बैक्टीरियल पे, ठीक है, क्लिंडामाइसिन। ओके, ये सिंपली आपको 50 और 30 सब यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन में एक तो वाइड होती हैं, फिर मॉडरेट होती हैं और फिर नैरो होती हैं, ठीक है। वाइड की अगर बात करें तो वाइड वाइड जो ड्रग्स हैं, जो एक कैटेगरी है उसमें टेट्रासाइक्लिन आ जाती हैं और क्लोरामफेनिकल आ जाती हैं। जो मॉडरेट जिनका एक्शन होता है वो मैक्रोलिड और कीटोलिड आ जाती हैं, और जो नैरो होती हैं उसमें लिकोसामाइड आ जाती है, स्ट्रेप्टोग्रामिन आ जाती है और ऑक्साजोलिडियंस आ जाती हैं, ठीक है। ये जो तीन ड्रग्स हैं ये नैरो में आ जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने जो मेजरली आज पढ़नी है वो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन की अगर बात करें तो सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली एक फोर फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये बेंजीन्स जो है, चार बेंजीन्स इकट्ठी अटैच है, और यहाँ पे उसका एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैच है साथ, ठीक है, आर, जिसको आर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आर ग्रुप चेंज की वजह से टेट्रासाइक्लिन में जैसे ड्रग्स हैं, टेट्रासाइक्लिन में जितनी ड्रग्स आती हैं उसमें मैं नाम लिख देती हूँ। एक आती है मीनोसाइक्लिन, ठीक है, मीनोसाइक्लिन, ठीक है। दूसरी आती है डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तीसरी इसमें टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन के नाम पे ड्रग आती है, ठीक है। तीसरी इसमें आ जाती है टेट्रासाइक्लिन, और चौथी इसमें आ जाती है डिमॉक्सीसाइक्लिन, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ, डिमॉक्सी, साइक्लो साइक्लिन, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली सिर्फ इसमें चार ड्रग्स जो हैं वो आती हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर। और ये जो चार ड्रग्स हैं, जैसे इसमें मीनोसाइक्लिन है या डिमॉक्सीसाइक्लिन है या फिर इसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी ड्रग्स जो हैं, ये इनका जस्ट जो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आर ग्रुप पे है। वैसे तो ये होती तो फोर फ्यूज रिंग्स है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे आर ग्रुप में आती है, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती हैं ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में होती हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आपको पता है किस तरह का होता है, ठीक है, आप लोगों ने ये बायोकेमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑन दीज रिंग्स जो होते हैं ना वो अल्टर कर देती है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को, एज वेल एज उनकी इंडिविजुअल जो फार्माकोकाइनेटिक होती है उसमें चेंजिंग आ जाती है अगर आर ग्रुप में यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो, ठीक हो गया। ये एक सिंपल ड्रग के बारे में बात की हुई है, ठीक है। ये जो मैंने आपको डिमॉक्सीसाइक्लिन बोला ना, आप अपनी हर बंदा अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन रखता है ना, मैं वैसे इसको यही पढ़ती हूँ, वैसे डिमिक्लोसाइक्लिन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग में अगर देखा जाए तो, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सबसे पहले जनरली हमने टेट्रासाइक्लिन पढ़ लिया कि टेट्रासाइक्लिन फोर फ्यूजिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर आर की सब्स्टिट्यूशन, आर ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। ये जो है वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, ये सिंपली हमने पढ़ लिया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात करें तो ये जो हमारे पास 30 राइबोसोमल सब यूनिट बाइंडिंग होती है ना टेट्रासाइक्लिन की, ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन बेसिकली समझे ये ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन ने बैक्टीरिया के अंदर जाना है। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली क्या करती है, पैसिवली डिफ्यूज करती है। पैसिव एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है कि हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन, इट्स मीन कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती उस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट करने में। जबकि पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास लो कंसंट्रेशन टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन ड्रग ने मूव करना है। इट्स मीन कि हमारे पास एनर्जी डिपेंडेंट ये प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है ड्रग को जो है वो बैक्टीरिया के अंदर मूव करवाने के लिए। सो ये जो टेट्रासाइक्लिन होती हैं ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर एंटर होती हैं, और ये पीएसआई का यहाँ पे मतलब ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस फिर इनहिबिट कर देती हैं। वो जहाँ जो 30 सब यूनिट जो है वहां पे जाके बाइंड करती हैं और वहां पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो आरएनए से मैसेंजर आरएनए पे वो जो एक चार्ज ट्रांसफर हो होता है ना, उसको चार्ज ट्रांसफर नहीं होने देती। और इससे क्या होता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में ये मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होती हैं वो नहीं होती, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली ये जो ड्रग है ये ग्रोथ को स्लो कर देती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको स्लो कर देती है, और अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। और ये फिर इसका जो एक्शन होता है ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें एक सिंपल जो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, अगर मैंने आपको सिंपली मैकेनिज्म तो बता दिया कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है कि ड्रग जो है वो पैसिव डिफ्यूजन से जब बैक्टीरिया में जाएगी तो 30 सब यूनिट पे जाके बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। बट यहाँ पे ड्रग बेसिकली प्रिवेंट किस चीज को कर रही होती है, ड्रग बेसिकली ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होने देती। वो जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल कम्प्लेक्स होता है वो बनता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो सिंपली जो ड्रग का जो एक्शन है वो इस तरह होता है कि ड्रग बेसिकली प्रिवेंट कर रही होती है, कम्प्लेक्स बनाती नहीं है। वो जब कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, ठीक हो गया। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये जो बेसिकली हमारे पास ये जो टेट्रासाइक्लिन होती हैं, जितनी भी हम लोग बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, इसमें एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा इसमें स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा इसमें एडीआर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और चौथी अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो वो हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस भी सम हो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और यूजेस की मैं अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊं तो यूजेस स्पेक्ट्रम के ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यूजेस भी वही लिख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम से ही पता चल जाता है कि ये किस किस चीज के लिए यूज होती है, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे देखें कि इसका स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन का ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोल और स्पायरोकीट्स और माइकोबैक्टीरियल जो माइकोबैक्टीरियाज हैं, जिसमें हमारे पास एटिपिकल भी हैं और टिपिकल भी हैं, ठीक है। एटिपिकल और टिपिकल दोनों के लिए ये जो है ना उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं ड्रग्स, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, बट चूंकि अगर क्लिनिकल फील्ड में कल को आपने जाना है तो आपको ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स का भी पता होना चाहिए कि ओरली वेल अब्जॉर्ब है या आईवी इन्फ्यूजन में दी जाती है, या इसका एलिमिनेशन रूट क्या है, इसकी कोई टॉक्सिसिटी के चांसेस तो नहीं है, ये एम्प्टी स्टमक में देनी है या फूड के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो ये सारे जो एडीएमई फैक्टर्स है ना, एडीएमई बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स को कहते हैं। एडीएमई मतलब एडीएमई मैं लिख भी देती हूँ, ये आप लोग नेक्स्ट थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में बल्कि बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे भी ये टर्म। ये होती है बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स इसको कहते हैं। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो बेसिकली हमारे पास एडीएमई ये चार तरह के फैक्टर्स होते हैं जो ये हमने फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजी में पढ़ी हुई है। ओके फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक का जो टॉपिक था ना तब हमने ये पढ़ी हुई है। ओके बच्चे। अच्छा ये स्पेसिफिकली चले आप लोग आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे ये बायोफार्मास्यूटिक्स में, लेकिन हाँ आप लोगों ने ये चैप्टर वैसे पढ़ा तो हुआ है उसमें ये सेकेंड ईयर की बुक में, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक वाला डिटेल में, ठीक है। इसमें हमारे पास अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन पे बेसिकली हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन ड्रग की किस तरह हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होके वो फिर मेटाबोलाइज किस तरह हो रही है और एक्सक्रीट किस तरह हो रही है, ठीक हो गया।
सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में देखो तो ये ओरली वेल अब्जॉर्ब ड्रग है, ठीक है। इसकी जो ये जो ड्रग है इसकी फूड के साथ अब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर हम फूड के साथ ये ड्रग देंगे तो ये जो है सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि फूड में जो अगर फूड देखो कोई भी ऐसा फूड है जिसमें कैटियोनिक हैं, तो वो हमारे पास जो ड्रग है, ड्रग और फूड का जब इंटरेक्शन होगा तो चिलेट्स बना देंगे, ठीक है। वो जो चिलेट्स होंगे, चिलेशन जो हो जाएगी, उसकी वजह से ड्रग अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक हो गया। इस वजह से फूड जो है वो अफेक्ट करता है ड्रग अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट ये बेसिकली क्रॉस प्लेसेंटल इफेक्ट इसका ये होता है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है, फीटस को क्रॉस करती है, तो ये फीटस अबनॉर्मेलिटीज भी कॉज कर देती है। ये फीटस के लिए फिर ये जो ड्रग्स होती हैं आगे हम जब एडीआरस में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फार्माकोकाइनेटिक में जो चीज हमने पढ़ी कि अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटस में भी चली जाती है, तो ये फिर क्या क्या इफेक्ट कॉज कर सकती है, ठीक हो गया। बोन्स और टीथ डेवलपमेंट इफेक्ट होते हैं इससे। बेसिकली जो बोन या टीथ जो पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो बोन्स या टीथ डेवलप हो रहे होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। और ये बेसिकली अगर हम इसकी थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़ी इधर पढ़ लें तो ये प्रेगनेंसी के अंदर इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। नेक्स्ट एडीआर में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की थोड़ी सी बात बताऊं तो मेटाबॉलिज्म वो कहते हैं कि ये यूरिन के अंदर अनचेंज एक्सक्रीट होता है, ठीक है, ये अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि इसके अंदर दो और ड्रग्स जैसे मेटाबॉलिज्म में उन्होंने बात की है कि दो तरह के ड्रग्स हैं, एक है मिनोसाइक्लिन और ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। ये जो मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन होती है ना, ये आईवी दी जाती हैं और ये थेराप्यूटिक वैल्यू इनकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में अचीव हो जाती है, क्योंकि ये हम लोग आईवी इन्फिन की फॉर्म में जो भी ड्रग देते हैं तो वो ज्यादा जल्दी जो होती है ना वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादातर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इस ड्रग की वैल्यू जाती है। इसी वजह से ये जो ड्रग है, ये स्पेसिफिकली ये जो मिनोसाइक्लिन है, ये मेनिंजियोकोकल जो इन्फेक्शन आईज के अंदर होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग्स होती हैं दोनों, ये टीयर्स के अंदर और सलाइवा के अंदर भी जो है वो रिलीज मतलब एक्सक्रीट होती हैं। ये इसकी कंसंट्रेशन इन जगहों पे भी पाई जाती है। इस वजह से अगर कोई जो टीयर या जो कोई इस तरह की इन्फेक्शन है तो उनको ये ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली इसकी बाइल से होती है। जिस ड्रग की बाइल से मेटाबॉलिज्म हो वो बेसिकली एक्सक्रीट होता है फीसिस के थ्रू। और जिसकी मेटाबॉलिज्म बेशक हो तो लिवर के थ्रू ही, लेकिन वो इलिमिनेशन रूट जो है उसका क्या हो, किडनी हो, तो वो हमारे पास फिर रीनल इलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एक फीकल इलिमिनेशन भी होती है, फीसिस के थ्रू भी इलिमिनेट हो सकती है ड्रग, और जो है वो लिवर के थ्रू भी इलिमिनेट हो सकती है ड्रग, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है ना, मोस्टली इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करती रहती हैं। इस वजह से इनकी डोज को बहुत ही मोनिटर करके देना है। ये नहीं करना कि बहुत हाई डोज दे दी है। और दिन में देखो, जो भी ड्रग जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ ज्यादा होती है ना, जो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि एक ड्रग को हाफ होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ड्रग कंसेंट्रेशन इज 100 mg, सो कितने टाइम में वो 50 mg होगी, ठीक है। वो जो आधा आधा ड्रग आधी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर होने के लिए उसका जो जितना टाइम होता है वो बेसिकली हाफ लाइफ होती है। और जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मतलब उनको आधा होने में, बॉडी में आधा होने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वो ड्रग्स ज्यादा टॉक्सिसिटी के चांसेस उन ड्रग्स के ज्यादा होते हैं। इस वजह से उन ड्रग्स की जो डोजेज होती हैं उनको बहुत ही मॉनिटर करके और डोज को एडजस्ट करके देना होता है। फॉर एग्जांपल, ये नहीं करना होता कि एक ड्रग हमने सुबह भी दे दी, उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, और फिर उसको शाम को भी दे दिया, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर वंस आ डे डोज को हम लोगों ने देना होता है, ठीक है, इस तरह करके। नेक्स्ट, अगर इसमें ये तो सिंपल हमने पढ़ लिया ना कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, बट रेजिस्टेंस की भी यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें तो रेजिस्टेंस में वो कहते हैं कि ये बेसिकली ई फ्लक्स पंप के थ्रू, अगर ई फ्लक्स पंप एक्टिवेट हो जाए तो टेट्रासाइक्लिन बेसिकली बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं होगी। ई फ्लक्स पंप ज्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेट्रासाइक्लिन को बाहर की तरफ मूव करवाएगा। इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, कुछ ऐसे एंजाइम्स बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट कर दे जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास जो है ये ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाए, या फिर हमारे पास बैक्टीरियल जो प्रोटीन्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और खुद वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करना शुरू कर दे। तो बेसिकली ये कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे डेवलप हो जाएं जिनकी वजह से क्या है, रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये बट रेजिस्टेंस विल बी अकर आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। अगर आप ज्यादा देर के लिए टेट्रासाइक्लिन लेंगे तो रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये नहीं कि एक दो दफा ली तो रेजिस्टेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक हो क्या। ये तो हमने एंटीबायोटिक्स में, हर एक एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस को पढ़ा है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास प्राइम, हम यूजेस को ना तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। टेट्रासाइक्लिन पे अगर नोट आता है और यूजेस वो नहीं भी पूछते तो आप यूजेस को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आप कहना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सिलेक्टिव यूज होते हैं। ठीक है, इसके प्राइमरी यूजेस में के बेसिकली ये प्राइमरी किस चीज के लिए यूज की जाती है, ये ज्यादातर जो है ये माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के लिए, न्यूमोनियाई के लिए, ठीक है, विब्रियो क्लोरा के लिए, उसके बाद क्लेमिडिया इन्फेक्शन के लिए, स्पायरोकीट्स के लिए और रिकेटिशिया के लिए। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, MPVCSR। ठीक है, MPVCSR। तो इससे भी याद रखो कि पहला पहला लफ्ज याद रहेगा तो ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है वो याद रह जाएंगे। ठीक है, कि किस किस इन्फेक्शन को बेसिकली ट्रीट करने के लिए प्राइमरी ये दी जाती है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, जिसको कैप भी कहते हैं, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के लिए स्पेसिफिकली जो है डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि डॉक्सीसाइक्लिन के क्या यूजेस हैं स्पेसिफिकली। और ज्यादातर वो मीनोसाइक्लिन का तो बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि मीनोसाइक्लिन की ज्यादा कंसंट्रेशन सलाइवा और टीयर्स में होती है ना, तो वो मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इस वजह से वो ज्यादातर ये बच्चों से जरूर पूछ लेते हैं कि मीनोसाइक्लिन के यूजेस बताएं। टेट्रासाइक्लिन के भी स्पेसिफिकली वो यूजेस पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे अगर डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन के भी यूजेस पूछे तो आपको आने चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी यूजेस की बात करें तो अल्टरनेटिवली ये हमारे पास सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए, ये जो हमारे पास जो सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनको जो है ट्रीट करने के लिए भी यूज की जाती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस और एक्नी वगैरह को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक हो गया। सिलेक्टिवली ये अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी यूज की जाती है। मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, जिसके लिए मीनोसाइक्लिन स्पेसिफिक है, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मलेरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे ही हम लोग जो आगे एक क्लास पढ़ेंगे ना टीजी साइक्लिन, तो टीजी साइक्लिन बेसिकली क्या है, ये जो टीजी साइक्लिन पढ़ेंगे ना, ये मीनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव कौन सा है, तो आपके फौरन माइंड में आना चाहिए कि मीनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव, जो मीनोसाइक्लिन से आगे जो ड्रग जो है वो सिंथेसाइज हो सकती है, वो जो है वो टीजी साइक्लिन है। ठीक है, ये जो टीजी साइक्लिन होती है ना, ये भी बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आगे मैं इसको डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगी, टीजी साइक्लिन के भी मैकेनिज्म और स्पेक्ट्रम सारे, तो आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा पढ़ें तो टीजी साइक्लिन जो है ये भी आईवी दी जाती है और ये ज्यादा सीवियर इन्फेक्शंस में यूज की जाती है, जैसे ये मल्टी रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस या मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बीटा लैक्टमेज स्पीशीज के अगेंस्ट, एनारोब्स के अगेंस्ट और माइकोबैक्टीरियल्स के अगेंस्ट ये यूज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली टेट्रा साइक्लिन की ही कुछ टॉक्सिसिटीज मतलब एडीआरस पढ़ते हैं, लेकिन उन एडीआरस को मैं डिटेल में भी आपको जो है ना वो फिर बताती हूँ। ठीक है, ये हम एडीआरस थोड़े से पढ़ के तो फिर मैं दोबारा से लिंक रीजनरेट करती हूँ और फिर मैं आपको सेंड करती हूँ, फिर वो ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट खत्म होने वाली है। टॉक्सिसिटीज की बात करें तो जनरली जस्ट अभी नाम बताती हूँ कि टॉक्सिसिटीज में ये जीआईटी टॉक्सिसिटीज काज कर सकती है, ये जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग है ये क्या क्या काज कर सकती है, ये जीआईटी टॉक्सिसिटी काज करवा सकती है, ये बोनी स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, ये टीथ डिस्कलरेशन करवा सकती है, इरेगुलर ग्रोथ करवा सकती है, वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटीज करवा सकती है, डेफनेस डोज डिपेंडेंट होती है, अगर डोज ज्यादा हो तो डेफनेस भी हो सकती है, क्योंकि ये वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटीज होने के इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, और बच्चों आगे आपको नेक्स्ट मैं ये भी बताऊंगी कि इसी पे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी पे ही एक 5 नंबर का नोट आया हुआ था ये 2025 में फाइनल पेपर में। तो वो किस तरह क्वेश्चन देखें, एडीआरस में भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्रग वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी काज करवाती है और क्यों काज करवाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें जो है कुछ ये ब्लड वीएन भी काज करवा सकती है। ठीक है, ये हिपैटोटॉक्सिसिटीज भी ये जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये काज करवा सकती है, फोटोसेंसिटिविटी भी काज करवा सकती है, स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रिस जिसमें हाइपोटेंशन बेसिकली काज करवा सकती है। और उसके बाद ये हमारे पास ये बेसिकली ये जो ड्रग्स होती है ना ये ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होती हैं, तो ये हमारे पास उसके बाद ये फीटस के जो बेबीज होते हैं उनमें भी इनका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर ऊपर से बस एक दफा एडीआर्स पढ़े कि एडीआर्स बेसिकली होते क्या हैं, इनको डिटेल में भी पढ़ते हैं कि जीआईटी पे ये किस तरह इफेक्ट करती है, या हिपैटोटॉक्सिसिटीज की कैसे होती है, या स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रिस किस तरह होता है, ब्लड वीन कैसे होती है, ये सारे हम लोग जो है ना थी डिस्कलरेशन कैसे होती है, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आप लोग को लिंक सेंड करती हूँ, वो लिंक ज्वाइन करो, उसमें फिर डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने सिंपल सारा कुछ इसमें पढ़ लिया है कि टेट्रासाइक्लिन बेसिकली होती क्या है, टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन के स्पेक्ट्रम पढ़े, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ी, यूजेस पढ़े जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी सिलेक्टिव यूजेस पढ़े,
उसके बाद इसमें टॉक्सिसिटीज, अब हम टॉक्सिसिटीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये लिपिनकॉर्ड पे अच्छी टॉक्सिसिटीज को उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ से ही आपको पढ़ा देती हूँ, कंसेप्ट ही देना है तो कंसेप्ट देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली बच्चों देखो कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ये ड्रग कैसे काज करती है, ठीक है। कहते हैं कि अगर इन ड्रग्स को दिया जाए ना एम्प्टी स्टमक में, वैसे तो ये ड्रग्स एम्प्टी स्टमक ही दी जाती हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो नोट में यही लिखा हुआ है कि टेट्रासाइक्लिन टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। बट अगर कुछ पेशेंट देखो, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं साइड इफेक्ट्स। कुछ पेशेंट्स को हो सकता है, जैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा एक केस बताती हूँ कि एक पेशेंट है, वो बीटा सेलेक्टिव जो है वो ले रहा है, बिसोप्रोलोल ले रहा है, ठीक है, ड्रग ले रहा है, ठीक है। अब ये वैसे आपको एक जनरल मैं दे रही हूँ, ठीक है, सिलेक्टिव वो बीटा ब्लॉकर्स की मैं बता रही हूँ कि उसमें वो बिसोप्रोल ले रहा है। आप अगर उसकी देखो ना इंडिकेशंस, उसके सिम्टम्स देखो, उसके वो जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर हैं, जैसे फिटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ये सारे। कुछ पेशेंट्स हैं, वो उनको बिसोप्रोलोल से एडीआरस आएंगे, और कुछ पेशेंट्स हैं उनको बिसोप्रोलोल से एडीआरस नहीं आएंगे। इसके दो केसेस ना, मेरी अपनी एक बड़ी मैं मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, वो बिसोप्रोलोल ये पिछले दिनों में ले रही थी, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड की। तो वो जब ले रही थी तो उनको ये सारे साइड इफेक्ट्स आए हैं, ठीक है। उनको वॉमिटिंग, नाजिया, हाइपोटेंशन और सर में दर्द, ये सारे। बट उसी केस में जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर भी फैमिली डॉक्टर थे, तो वो कहते हैं कि मेरे फादर भी यही मेडिसिन ले रहे हैं बट उनको आज तक ये साइड इफेक्ट्स नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक पेशेंट को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो दूसरे पेशेंट को भी वैसे ही साइड इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। एक ड्रग जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से, देखो हर पेशेंट, हर बंदे की जेनेटिक वेरिएबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट है। तो ड्रग जो है वो डिफरेंट तरह से अपने एडीआर शो कराएगी। हो सकता है कुछ पेशेंट्स को एडीआर आए, कुछ पेशेंट्स को ना आए। जैसे ओमेप्राजोल अगर कुछ पेशेंट्स लेते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, वो ओमेप्राजोल लें भी, कैप्सूल लें भी, तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं एडीआर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे नोट में लिख भी दिया ना कि टेट्रासाइक्लिन एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी, इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर वो ले कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करवाने के लिए हम फूड के साथ ड्रग को लेते हैं। तो आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना इस टर्म को कि टेट्रासाइक्लिन तो एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो फिर हम फूड के साथ इसको क्यों लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एक कॉमन टर्म है, जो कि एक कॉमन इफेक्ट है जो इसकी वजह से आता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाए, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आ जाए, बेसिकली वो क्या होती है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इरिटेशन होती है, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इरिटेशन की वजह से एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आए, तो क्या होता है कि हमारे पास इसमें फिर पेशेंट क्या करता है कि नॉन कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट वो ड्रग लेना छोड़ देता है, ठीक है। पेशेंट उस ड्रग को लेता ही नहीं है। तो कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि हमने पेशेंट को ज्यादा एडहियर करके रखना है कि वो ड्रग को ले। कुछ ऐसी चीजें देनी है, ऐसा उसका टाइम टेबल शेड्यूल बना के देना है मेडिसिन का कि वो ड्रग के साथ कंप्लायंस में रहे। बट अगर वो ड्रग के साथ एडहियर नहीं रहेगा ड्यू टू द एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, अगर एक पेशेंट है वो डोज ले रहा है और उसको कोई गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आता है और वो ड्रग को फौरन छोड़ देता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को ड्रग देनी भी है, तो हम कहते हैं कि थोड़ा फूड के साथ या ज्यादा एक्सेसिव वाटर के साथ वो ड्रग ले, ताकि पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड रहे, और थोड़ा सा फूड के साथ लेगा तो उसके जो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये ज्यादातर कैप्सूल की फॉर्म में दी जाती हैं रादर देन टैबलेट्स, ठीक हो गया। ये बेसिकली गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट वाला इसका एक एडीआर हो गया, ठीक हो गया, इसको मैंने डिटेल में आपको बता दिया। नेक्स्ट आ गया कैल्सिफाइड टिश्यू स्पेस का इफेक्ट कैसे होता है। बच्चे कैल्सिफाइड, आपको बेसिकली कैल्सिफिकेशन का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैल्सिफिकेशन होती क्या है। कैल्सिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे कैल्शियम जो होती है ना ड्यूरिंग बोन और टिथ के डेवलपमेंट, देखो बच्चों के अंदर बोन और टिथ जब डेवलप हो रहे होते हैं ना, तब कैल्शियम बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रही होती है उन ऑर्गन्स में, उन जगहों पे, ठीक है। जैसे बोन्स में और टिथ में ये ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगी, और वो बोन और टिथ को परमानेंट जो है वो स्ट्रांग कर देगी, ठीक हो गया। स्ट्रांग बनाने के लिए और हार्ड बनाने के लिए कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं, ये कैल्सिफाइड जो बोन्स होती हैं, जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको क्या कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। ये क्या करवा देती हैं, ये बेसिकली क्या करवाती हैं, एक तो ये क्या करवाती हैं कि डेंटिशन, जो बच्चों के जो दांत ग्रो कर रहे होते हैं उसमें परमानेंट डिस्कलरेशन काज करवा देती हैं ये ड्रग्स। मतलब या तो वो उन बच्चों के जो दांत हैं वो येलो हो जाएंगे परमानेंट, या वो ग्रे हो जाएंगे, या ब्राउन कलर में हो जाएंगे, ठीक है। एक ये
होता है कि उनके स्टंट ग्रोथ होती है, ठीक है। उनके या तो दांत जो है वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, जो टीथ हैं वो प्रॉपरली ग्रो भी नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ये हाइपोप्लेजिया ऑफ टीथ में ये चीज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये बोन्स के अंदर भी डिपॉजिट होके बोन्स की ग्रोथ को क्या करवा देते हैं, कम करवा देते हैं, ठीक है। तो बोन्स में भी बेसिकली क्या करते हैं, अगर बोन्स की ग्रोथ तो जो ओवरऑल जो जिस पेशेंट को ये टेट्रासाइक्लिन दे रही है, अगर तो वो बच्चा है या पेडियाट्रिक है, तो ये बेसिकली क्या कर देती है, ये देखो पेडियाट्रिक में अगर ये ड्रग दे दी जाए, किसी भी कोई इन्फेक्शन और टेट्रासाइक्लिन दे देता है डॉक्टर, या फिर ये होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर ये ड्रग दी जाए, तो फीटस को वो ड्यूरिंग फीटस के डेवलपमेंट के, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसके प्रॉपर सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, और एक वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट के दौरान भी ये अबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर कहते हैं कि पेडियाट्रिक्स में ये टेट्रासाइक्लिन का यूज लिमिटेड है, ये बच्चों के अंदर ये ड्रग नहीं देनी, ठीक हो गया। उसके बाद हिपैटोटॉक्सिसिटी में कहते हैं कि रियरली हिपैटोटॉक्सिसिटी कोई इतनी ज्यादा, इसका कोई बहुत बड़ा एक एडीआर नहीं है, बट रियरली कुछ पेशेंट्स के अंदर हिपैटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे कि हाई डोजेज में अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिया जाए तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर कोई पहले से ही कोई लीवर डिसफंक्शन है, अगर लीवर के या रीनल इंपेयरमेंट है, मतलब उस पेशेंट को किडनी का भी पहले से कोई मसला है या उसके लीवर को भी कोई मसला है, तो फिर अगर टेट्रासाइक्लिन साथ दे रहे हैं, तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी की बात करें, तो कहते हैं कि फोटोटॉक्सिसिटी बेसिकली होता है स्वीयर सनबर्न। स्वीयर सनबर्न मतलब अगर कोई पेशेंट है वो टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं और वो धूप में चला जाता है, तो स्वीयर सनबर्न और टैनिंग होने के चांसेस होते हैं। उन पेशेंट्स को कहा जाता है कि डॉक्टर्स ये रिकमेंड करता है कि अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो साथ सन ब्लॉक सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि उनकी जो स्किन है डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। इसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर ये जो टॉक्सिसिटी होती है ना टेट्रासाइक्लिन, जो ज्यादातर ये फोटो टॉक्सिसिटी होती है, ये एक तो टेट्रासाइक्लिन के साथ आती है, दूसरी डिमोक्लोसाइक्लिन। ये दो तरह की जो ड्रग्स हैं इनके साथ स्पेसिफिकली ये जो फोटो टॉक्सिसिटी वाली एडीआर है ये ज्यादा आता है, ठीक हो गया। उसके बाद वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन। वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन वो कहते हैं कि ज्यादातर ये जो है ना हियरिंग लॉस, बेसिकली हियरिंग लॉस जो है वो बेसिकली, ये एक आया हुआ था क्वेश्चन हमारे पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में कि कौन सी ड्रग्स हैं जो वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन काज करती हैं। आगे आप लोग ना पढ़ोगे अमाइनोग्लाइकोसाइड, उसमें भी इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो वैसे वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन जो है वो बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये काज करती हैं। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में स्पेसिफिकली मिनोसाइक्लिन काज करवाती है, जिसमें डिजीनेस, वर्टिगो। वर्टिगो बेसिकली पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसका कमरा घूम रहा है, उसको चक्कर आने वाली फीलिंग आती है, ठीक है। टिनाइटिस वगैरह इस तरह की कंडीशंस जो है ना, टिनाइटिस बेसिकली बजिंग साउंड्स या ऐसी साउंड्स जो आपको रिंगिंग साउंड्स जो नहीं होती, वो पेशेंट के कानों में उसको सुनाई देती हैं। तो टिनाइटिस, वर्टिगो, डिजीनेस वाले जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं उस पेशेंट को मिनोसाइक्लिन लेने के बाद। क्योंकि ये बेसिकली देखो स्पेसिफिकली सिर्फ एक लाइन आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में भी आ गया ना, तो ये लाइन जो है ना ये याद रखना कि ये बेसिकली किस वजह से ये एडीआर आता है। ये एडीआर इस वजह से आता है क्योंकि ये एंडोलिम्फाफियर में ये जो ड्रग होती है ये कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होती है। जो एंडोलिम्फ्स होते हैं ना ईयर कानों के, उनके अंदर ये ड्रग ज्यादा पाई जाती है और ये उसके फंक्शन को इफेक्ट करती है। एंडोलिम्फ जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन को इफेक्ट कर देती है, और इसकी वजह से डिजीनेस, वर्टिगो, टनाइटिस वगैरह के जो एडीआरस हैं वो आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रिस। स्यूडो ट्यूमर सेरेब्रिस में बेसिकली वो कहते हैं कि ट्यूमर से स्यूडो, और ट्यूमर, स्यूडो का मतलब होता है रॉन्ग और ट्यूमर का मतलब होता है कैंसरस ग्रोथ, ठीक है। तो कहते हैं कि स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री की भी ये बेसिकली एक एडीआर आ सकते हैं। ये किस वजह से आता है, वो कहते हैं कि बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। बिनाइन का मतलब होता है, एक होता है बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स बेसिकली इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते, ठीक है। बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। इंट्राक्रैनियल मतलब जो क्रैनियल जो स्कल है उसके अंदर ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर जब डेवलप होगा, तो उससे ये बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन जो है वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री होने के चांसेस, इस एडीआर आने के चांसेस होते हैं। इसमें बेसिकली जो सिम्टम आता है पेशेंट को ज्यादा, उसको सीवियर हेडेक होती है, उस पेशेंट को ब्लड वियन उसको कुछ नजर नहीं से इतना आता, ठीक है। तो ये दो तरह की सीवियर हेडेक और उसके बाद ब्लड वियन, जिसके होता क्यों है, क्योंकि इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
तो बेसिकली ये किन के अंदर होता है, ये ज्यादातर ये रियरली एडल्ट्स के अंदर ही होता है, ठीक है, रियरली बट पाया जाता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और कहते हैं कि आल तो अगर हम ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना, जैसे टेट्रासाइक्लिन है और ले रहे हैं और ये एडीआर आ रहा है, बट अगर टेट्रासाइक्लिन को देना बंद कर दें तो ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये रिवर्स भी हो सकता है, बट ये हम परमानेंट ये नहीं कह सकते, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेड स्टडी नहीं है कि परमानेंटली सेक्वेलाई जो है वो होंगे भी। इस परमानेंट सेक्वेलाई का मतलब ये होता है कि आफ्टर ड्रग को जो छोड़ने के बाद जो इफेक्ट है वो रिवर्स होता है या नहीं होता। अगर तो इफेक्ट रिवर्स हो जाता है तो इट मीन के वेल एंड गुड के ठीक है जी, ब्लड वीन भी ठीक हो गया और हेडिक भी ठीक हो गया। बट अगर परमानेंट ब्लड वीन और हेडिक इसने काज करवा दी तो ये इस ड्रग के चांसेस हैं, क्योंकि रियरली ये जेनेटिक फिर वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं चीजें, कि हो सकता है कि एक पेशेंट को इससे इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाए और एक पेशेंट ले रहा हो और उससे इसकी परमानेंट जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है ये ड्रग। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अलावा ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में भी बच्चों के अंदर फिर आगे से ये ड्रग चली जाती है, ठीक है। उसके बाद ये चिल्ड्रंस जिनकी एज जो है 8 साल से कम हो उनके अंदर भी ये जो ड्रग्स हैं ये नहीं दी जाती। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि टेट्रासाइक्लिन होती क्या है, इनको क्यों 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 नहीं हम यूज मतलब इसके एडीआर्स क्या हैं और इसको किस तरह हमने यूज करना है, क्या क्या इसकी कॉशंस हैं। उसके बाद इसमें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल में पढ़ लिया, ये 37 यूनिट्स पे जाके बाइंड करती है, इसकी रेजिस्टेंस को पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, यूजेस पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये सारी चीजें अब हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। यहाँ पे हमारी टेट्रासाइक्लिन कंप्लीट होगी, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ आप लोगों ने लाजमी जो है वो चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बच्चे देखें, ग्लाइसाइल साइक्लिन बेसिकली क्या है। ग्लाइसाइल साइक्लिन में ये बेसिकली हमारे पास जो ड्रग आती है वो टीजी साइक्लिन आती है, ठीक है। टीजी साइक्लिन बेसिकली क्या है, ये जो है ये मीनोसाइक्लिन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। टीजीसाइक्लिन क्या है, ये मीनोसाइक्लिन डेरिवेटिव्स हैं। अगर ये मीनोसाइक्लिन डेरिवेटिव्स हैं तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो टीजीसाइक्लिन हैं ये फर्स्ट मेंबर हैं ग्लाइसाइल साइक्लिन एंटी माइक्रोबियल क्लास के, ठीक है। ग्लाइसाइल साइक्लिन जो एंटी माइक्रोबियल क्लास है उसके अंदर जो फर्स्ट मेंबर हैं ये जो ड्रग्स आती हैं वो बेसिकली टीजीसाइक्लिन ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली ट्रीटमेंट ये किस किस चीज को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स दी जाए, ये जो ड्रग है टीजीसाइक्लिन दी जाती है ये कॉम्प्लिकेटेड जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शंस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा टेट्रासाइक्लिन में भी बताया था कि ये सीवियर इन्फेक्शंस में यूज की जाती हैं। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लिकेटेड जो स्किन या सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शंस है उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं और ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक हो गया। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि देखें ये टेट्रासाइक्लिन की ही क्लास के डेरिवेटिव्स हैं, अमीनोसाइक्लिन डेरिवेटिव है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होगा कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, ये 30 राइबोसोमल पे जाके बाइंड करती हैं और ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक हो गया। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इसका इंपॉर्टेंट है। ये जो टीजीसाइक्लिन होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये हमारे पास ब्रॉडली जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव होती है, जैसे एमआरएसए के अगेंस्ट एक्टिव होती है, मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट एक्टिव होती है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट होती है। कल मैंने आप लोगों से ये टर्म पूछी भी थी वीआरई के बारे में और मुझे किसी ने नहीं बताया है। वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट भी एक्टिव होती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव होती है। एसिनिटोबैक्टर बोमेनी के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होती है और ये एनारोब्स के अगेंस्ट भी। मतलब इसकी ये जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम अगर आप देखो तो कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये काम कर रहा है और डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्या कर रहा है, जाके इनहिबिट कर रहा है। तो इसकी जो बेसिकली इसका स्पेक्ट्रम ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें ये किस किस चीज के लिए एक्टिव नहीं होती, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती, तो इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया था MP43। MP4 के नाम पे भी आप याद रखो कि MP4 बेसिकली मोरिगनेला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया और स्यूडोमोनास स्पीशीज के अगेंस्ट ये ड्रग्स जो है, ये जो ड्रग है टीजीसाइक्लिन ये एक्टिव नहीं होती, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कहते हैं कि कॉमनली तो हम लोग ये ड्रग्स ये जो टीजीसाइक्लिन है ये तब यूज करते हैं जब टेट्रासाइक्लिन से पेशेंट को रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है।
कि एक पेशेंट है वो टेट्रासाइक्लिन ले रहा है और उसको टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम टीजीसाइक्लिन दे देते हैं, क्योंकि ये मिनोसाइक्लिन के डेरिवेटिव्स हैं। बट अगर टीजीसाइक्लिन से भी रेजिस्टेंस आ जाए तो उसका मैकेनिज्म ये है कि अवर एक्सप्रेशन, जब ईफ्लक्स पंप बहुत ज्यादा जो है वो जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और अवर एक्सप्रेशन ऑफ ईफ्लक्स पंप की वजह से भी रेजिस्टेंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये टीजीसाइक्लिन के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस के का मैकेनिज्म है, और वो ये है कि अवर एक्सप्रेशन ऑफ ईफ्लक्स पंप। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में ये ड्रग्स दी जाती हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन में भी हमने पढ़ा कि वो भी आईवी दी जाती हैं, वो बेसिकली ओरली वेल अब्जॉर्ब होती हैं और एम्प्टी स्टमक भी दी जाती हैं, कुछ फूड के साथ भी दी जाती हैं। इसी तरह ये जो टीजीसाइक्लिन्स हैं ये आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में दी जाती हैं। इनका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये टिश्यूज के अंदर भी वेल पेनिट्रेट करती हैं। बट टिश्यूज के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी तो प्लाज्मा लेवल इनका कम हो जाएगा। ठीक हो गया, आपको ये चीजें तो पता है ना, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन और अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। तो टिश्यू के अंदर अगर ज्यादा पेनिट्रेट है तो प्लाज्मा लेवल इसका कम होगा, और ये फिर पुअर ऑप्शन होता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा टिश्यू के अंदर ड्रग स्टोर होगी उतनी ज्यादा ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, और अगर फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कम है। तो इस वजह से कहते हैं कि ये पुअर ऑप्शन होती है, ये जो ड्रग्स हैं फिर पुअर ऑप्शन होती हैं ब्लड स्ट्रीम की इन्फेक्शंस के लिए, ये फिर पुअर ऑप्शन ड्रग्स हैं। ठीक है, एलिमिनेशन बेसिकली इन ड्रग्स की वजह से उसकी भी बाइल और फीसिस के थ्रू टेट्रासाइक्लिन की थी, इसकी भी बाइलरी और फीकल रूट से एलिमिनेशन होती है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर डोज एडजस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जिन पेशेंट्स को रीनल इम्पेयरमेंट पहले से होती है ना, उनके अंदर डोज एडजस्टमेंट नहीं की जाती, बट डोज रिड्यूस की जाती है। डोज को रिड्यूस किया जाता है वो पेशेंट जिनको हिपैटिक डिसफंक्शन होती है, क्योंकि ये बायोलॉजी एक्सक्रीट होती हैं ड्रग्स। तो फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही हिपैटिक डिसफंक्शन है, तो उसके अंदर हम फिर इस डोज को कम करके देंगे, डोज को रिड्यूस करके देंगे। एडीआरस में वो कहते हैं कि जनरली जो एडीआरस हैं वो नाजिया और वॉमिटिंग इसमें आ जाता है। ठीक है, नाजिया वॉमिटिंग के अलावा भी इसमें कुछ एडीआरस हैं जो आने के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास इसमें जो है वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आ जाता है। ठीक है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बेसिकली पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और पेनक्रियाज की एलिमिनेशन जो है ये फेटल भी होती है और ये डेथ भी काज करवा सकती है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स एलिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एएलटी आ जाता है। ठीक है, ये एंजाइम एएसटी अस्पर्टेट ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये जो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं ये एलिवेट हो सकते हैं। सीरम क्रेटिनिन का लेवल जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऑल काज मोर्टेलिटी, कहते हैं कि ये जो टीजीसाइक्लिन इस वजह से ज्यादा मार्केट में इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि टीजीसाइक्लिन के ना ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, इसकी मेडिसिन के ऊपर लिखा भी होता है, एक बॉक्स वार्निंग लिखी होती है कि ये ज्यादातर ये इस ड्रग से ना मोर्टेलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये डेथ कॉज करवा सकती है। ये ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, इस वजह से इसको बहुत, अगर कोई पेशेंट है जिसको किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी ट्रीटमेंट इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रही, तो फिर हमने ये ड्रग देनी है। ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस या सेकंड लाइन ऑफ चॉइस नहीं हमने कहना। ठीक है, उसके बाद अदर जो एडीआर्स आते हैं वो सिंपल ये सेम एडीआर्स हैं, ये टेट्रासाइक्लिन की तरह के इसके एडीआर्स हैं, जिसमें हमारे पास इसमें आ जाते हैं फोटोसेंसिटिविटी, स्यूडोट्यूमर सेरेब्रिस, डिस्कलरेशन ऑफ परमानेंट और फीटल हार्म्स। और जब हम प्रेगनेंसी के अंदर इसको देते हैं ना, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन्स है और उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और डॉक्टर उनको ये टीजीसाइक्लिन रिकमेंड कर देता है या टेट्रासाइक्लिन दे देता है, तो वो फीटस की ग्रोथ के ऊपर और फीटल डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रैक्शन की बात करें तो कहते हैं कि जो टीट्रोसाइक्लिन होती है ना, ये क्लियरेंस जो वारफेरिन की होती है ना उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, कि वारफेरिन के साथ अगर इसको दिया जा रहा है वारफारिन के साथ, तो वारफारिन बॉडी से फिर क्लियर कम होगी। तो कहते हैं कि इस वजह से जब भी वारफारिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो पेशेंट्स वारफारिन ले रहे होते हैं ना, तो उनको प्रॉपर उनको बैंड्स दिए जाते हैं, वो प्रॉपर बैंड्स पहनते हैं, और बैंड्स पहनने से पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि ये पेशेंट वारफारिन थेरेपी पे हैं। तो वो फिर बहुत ज्यादा कॉशनली ड्रग्स को, क्योंकि वारफारिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रग इंटरेक्शन है, एक डाइजॉक्सिन के साथ और एक वारफारिन के साथ और फेनिटाइन वगैरह के साथ। तो वारफारिन के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से उन पेशेंट्स को बैंड्स लगाए जाते हैं, उनके हाथों पे बैंड्स डाले जाते हैं, जिससे पता चल जाता है, स्पेसिफिक वो मेडिकल बैंड्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि ये वारफारिन थेरेपी पे है। तो उनका आईएनआर मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, आईएनआर हर हफ्ते या 2-3 दिन के बाद मॉनिटर किया जाता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो को मॉनिटर किया जाता है। आईएनआर मॉनिटर इसलिए किया जाता है, देखा जाता है कि वारफारिन सही तरह डोज जो है वो क्लियर हो भी रही है या टॉक्सिक लेवल इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि
टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग जब टीजीसाइक्लिन को इसके साथ देते हैं तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये एडीआरस देखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो टीजीसाइक्लिन ड्रग है ये भी कंप्लीट होगी। ये ग्लाइसाइल साइक्लिन क्लास की जो है ये ड्रग है, सब क्लास है, और इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसमें हमने इसके ट्रीटमेंट पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम्स पढ़े, देन हमने इसमें इसके किसके किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती है, रेजिस्टेंस पढ़ी, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी, डोज एडजस्टमेंट्स पढ़ी किस किस केस में होती है, फिर एडीआर्स पढ़े, और एडीआर्स के बाद इसकी ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ ली। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह जो है वो इसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड को कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारे मेजर टॉपिक है क्लोराम्फेनिकल अमाइनो ग्लाइकोसाइड माइक्रोलिड कीटोलिड, ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में ये कवर कर लेंगे।